वेलकम टू इजी क्लासी। आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है जनरल साइंस और जिसका फर्स्ट लेसन है लिविंग वर्ल्ड, एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहाँ पर लोटस के सुंदर खिले हुए फूल भी होते हैं, तो कैक्टस का कांटों वाला पेड़ भी होता है। वहाँ पे प्यारी प्यारी कलरफुल बटरफ्लाइज भी होती हैं, तो एलिफेंट जैसे बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं। वहाँ पे पानी में तैरती हुई फिशेस भी हैं, तो आकाश में उड़ते हुए बर्ड्स भी हैं। और हम ह्यूमंस, हम सब मिलकर बनाते हैं लिविंग वर्ल्ड। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया एंड देन ही सजेस्टेड that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment। यानी कि वो ही ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, सारे इसमें इंक्लूड होते हैं कि ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स, यानी केवल वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे विच कैन बेस्ट अडेप्ट, जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट से। ये जो थ्योरी है इसे ही कहा गया थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यही था डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। जो डार्विन का सेकंड प्रिंसिपल है उसे कहा गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक के साथ बॉर्न होता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, जब उसका बर्थ होता है तो अगर उसने कुछ काम की यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करते हुए वो बॉर्न हुआ है, मतलब बर्थ के टाइम पे ही उसने कुछ एडॉप्टेड कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो आया है, और अगर वो सर्वाइव कर पाता है तो वो चेंज प्रिजर्व हो जाते हैं। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. इसे हम समझने की कोशिश करें तो ग्रेजुअल चेंज है। जैसा कि मैंने जब डार्विन की थ्योरी समझाई थी तो कहा था कि एक इवोल्यूशन यानी कंप्लीट चेंज आने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो किस तरह चेंजेस होते हैं? ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, जो किस में होते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स में होते हैं या उसके बिहेवियर में होते हैं। जैसे फ्रॉग पहले फिश हुआ करते थे, फिश से इवॉल्व होकर फ्रॉग बना है। तो जब उसका लार्वल स्टेज होता है, इसका मतलब कि जब वो एग से हैच होता है तो वाटर में जो स्विम करता है वो बिल्कुल एक फ़िश की तरह स्विम करता है, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो ग्रो होता है, उसका जो टेल है वो गायब होता जाता है और उसका जो फ्रॉग का स्ट्रक्चर है उस तरह का स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। इसका मतलब है कि कभी बहुत सालों पहले वो फिश था और उसने ग्रेजुअल चेंज होता गया और वो फ्रॉग बन गया। तो इस तरह से उसने क्या किया, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें खुद को एडजस्ट करने के लिए चेंजेस लाए। तो इस तरह जब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए उसके बॉडी पार्ट्स में या बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उन्हें हम कहते हैं एडाप्टेशन। जो हमें पढ़ना है वो दो तरह के एडाप्टेशन से हम लोग पढ़ेंगे, एडाप्टेशन इन प्लांट्स एंड एडाप्टेशन इन एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडाप्टेशन इन प्लांट्स की। एडेप्टेशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स, एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स एंड एडॉप्टेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इस तरह से 6 पॉइंट्स हम कवर करेंगे एक एडॉप्टेशन इन प्लांट्स टॉपिक में। अब हम देखते हैं एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी के पौधे। साइंस में जहाँ भी एक्वा वर्ड आया उसका मतलब होता है पानी, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी के पौधे, यानी वो प्लांट्स जो
पानी में रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर प्लांट्स हो सकते हैं, वो सॉल्टी वाटर प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन वो वाटर में ही रहते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पिनिश ले लीजिए, उसके पत्तों को आप पानी में थोड़ी देर डाल के रखिए, आप जैसे ज़्यादा देर रखे रहेंगे तो वो पत्ते सड़ जाते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं वो तो अपनी पूरी लाइफ पानी में बिताते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं उन्होंने अडेप्टेशन किए हैं, अपने आप को अडेप्ट किया है उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, तभी वो सर्वाइव कर पाए हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन ने हमें कहा था। अब जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो तो सॉइल के अंदर होती है, उनका जो स्टेम होता है वो वाटर में सबमर्ज्ड रहता है, और उनकी जो लीव्स होती हैं और फ्लावर्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर की रूट्स होती हैं वो सॉइल में दबी रहती हैं, और ये जो लंबे से उसके स्टेम्स दिख रहे हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और वाटर सरफेस के ऊपर उनके फ्लावर्स और लीव्स होती हैं। ठीक है। एक और तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि डकवीड प्लांट होता है, वाटर हायंथ होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पूरी तरह फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं पानी में। उनकी जो रूट्स होती हैं वो एंकर्ड नहीं रहती है सॉइल में, यानी सॉइल के अंदर या सॉइल उसको होल्ड करके नहीं रखती है रूट्स को, वो पानी में ही तैरते रहते हैं। ठीक है। तो सम प्लांट्स आर इंटायरली फ्लोट। इनके एग्जांपल्स मैंने जैसे बताए थे, डकवीड है और वाटर हायंथ है, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जो एंकर्ड तो रहते हैं सॉइल में, यानी जिनकी जो रूट्स हैं वो तो सॉइल के अंदर रहती हैं, लेकिन वो जो प्लांट है वो भी पानी के अंदर ही रहता है, सबमर्ज रहता है। ठीक है। इस तरह के प्लांट का एक एग्जाम्पल है जैसे कि टेप ग्रास, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप देखिए इसकी लीव्स कैसी हैं। इसकी लीव्स थिन हैं और स्लेंडर हैं, रिबन लाइक हैं। ठीक है। ताकि जब भी पानी का तेज प्रेशर आएगा तो वो उन लीव्स के बीच में से होता हुआ निकल जाएगा और प्लांट को हार्म नहीं करेगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर उसकी लीव्स बनाना लीव्स की तरह होती और अगर तेज का पानी का बहाव आता तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस तरह से किस तरह पौधा सर्वाइव कर पाएगा, कोई प्लांट कैसे सर्वाइव कर सकता है, उस तरह से वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन कर लेता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में जो उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो वाटर में सर्वाइव कर सकें? तो चलिए हम उन्हें देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट रहते हैं, उनमें आप ज़्यादातर देखिए तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो एक वैक्सी लेयर से कवर्ड रहती हैं। ठीक है। तो जितने एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं उनकी जो लीव्स का सरफेस है या उनके स्टेम का सरफेस है उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग रहता है, जिसके कारण जो पानी रहता है ना वो उनके पत्तियों पर टिक नहीं पाता है। वो क्या होता है, टिकल आउट हो जाता है। वो जैसे ही उनके पत्तियों पर पानी आएगा, वो आपने कभी ओस की बूंदे देखे होंगे, जिस तरह से मोती को हम पत्ती से हिला के नीचे वो गिर जाता है, उसी तरह से वो पानी पत्तियों पर टिकता नहीं है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। जैसा स्क्रीन पर अभी आपको लोटस प्लांट का लीव्स दिख रहा है। देखिए उसके ऊपर पानी किस तरह से है कि वो उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक वैक्सी लेयर उन लीव्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। फिर ये जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उनके जो स्टेम होती है, उनके जो पेटियोल्स होते हैं, उनमें एयर स्पेसेस होते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए ये लोटस फ्लावर का स्टेम है, इसके अंदर आपको क्लियरली एयर स्पेसेस विजिबल हैं। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, अगर आपके घर पे बनती हो तो आपने उसे कट करके देखा होगा कि किस तरह के स्पेसेस रहते हैं। तो जो स्टेम्स रहते हैं उनमें एयर स्पेसेस रहते हैं, जिससे कि वो आसानी से पानी में फ्लोट कर पाते हैं, है ना, क्योंकि उनका वज़न भी हल्का हो जाता है, हेवी नहीं रहते हैं वो। तो इस तरह से पानी में रहने के लिए वो अपने आप को अडॉप्ट कर देते हैं। वैक्सी लेयर के कारण वो पानी में ख़राब नहीं होते हैं। वो जो एयर स्पेसेस रहते हैं वो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, और इस तरह एक्वेटिक प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं पानी के अंदर भी। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, यानी जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनमें क्या हमें एडेप्टेशन देखने को मिलता है। उन्होंने क्या एडेप्टेशन किए हैं कि वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाएँ। जैसा कि हमें पता है डेजर्ट में सबसे ज़्यादा कमी होती है पानी की, और वहाँ बहुत गर्मी होती है।
तो अगर पानी नहीं है और गर्मी भी है तो उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहले उन्हें वाटर जो उनकी बॉडी में उसे सेव करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो कैसे लें? हमें पता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स का वो उनकी रूट्स से होता है। तो उनकी जो रूट्स हैं वो डीप पेनिट्रेट करती हैं सॉइल में, ताकि कहीं डीप में भी वाटर हो तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लें और प्लांट तक दे पाएँ। ये तो आगे कि किस तरह से ज़्यादा पानी प्लांट्स में आए। अब सेकंड चीज़ होती है कि जो वाटर प्लांट के पास है वो उसकी बॉडी से बाहर न जाए, इवोपरेट ना हो, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि डेजर्ट प्लांट्स किस तरह से अडेप्टेशन करता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर रहता है वो कम्स आउट होता है और एवोपरेट हो जाता है, यानी प्लांट की बॉडी से बाहर चले जाता है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लांट और लीफ। ओके, तो अभी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह जो लीव्स में पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके थ्रू पानी बाहर इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर लीव्स का सरफेस एरिया बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा जाएगा। तो उसे किस तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा? उसे क्या करना होगा कि लीव्स का सरफेस एरिया कम करना होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि क्या प्रूफ है कि भाई ट्रांसपिरेशन कुछ होता है या लीव्स के सरफेस से पानी बाहर जाता है? तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक प्लांट लिया, उसकी लीव्स पर हमने लूजली एक पॉलीथीन टाई कर दी और उसे सनलाइट में रख दिया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो पॉलीथीन की सरफेस है, जो इनर सरफेस है, उस पर कुछ हमें पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो थोड़ा पानी उस पॉलीथीन में कलेक्ट हो गया रहेगा। इसका मतलब है कि ट्रांसपिरेशन होता है और लीव्स की सरफेस से पानी बाहर जा रहा है। अब हमें उसे बचाना है कि ये जो पानी है वो बाहर ना जाए, क्योंकि डेजर्ट में तो ऐसे ही पानी की कमी है। तो फिर प्लांट ने क्या किया? जो उसकी लीव्स थी उसमें मॉडिफिकेशन किए। तो डेजर्ट प्लांट्स ने क्या किया? लीव्स को मॉडिफाइड कर दिया और लीव्स क्या बन गई? थॉर्न्स बन गई। मतलब जो कैक्टस प्लांट में हमें कांटे दिखाई देते हैं ना, एक्चुअली वो लीव्स होते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स या तो लीफलेस हो गए या लीव्स मॉडिफाइड हो गई थॉर्न्स में। ठीक है, अभी हमने लीव्स को मॉडिफाइड कर दिया जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज हो गया। लेकिन लीव्स का एक काम और होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होती हैं वही प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करती हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो जो उसका स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर का है मतलब उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब जब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। यानी जो लीव्स का काम था फोटोसिंथेसिस करने का, खाना बनाने का, वो काम कौन कर रहा है? अब एक कैक्टस में एक स्टेम करता है। उसके अलावा आपने देखा होगा वो बहुत ही फ्लेशी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेम है वो वाटर भी अपने में स्टोर करके रखता है और फूड भी अपने में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन भी कम हो गया और खाना भी बनने लग गया। यानी इतने सारे एडॉप्टेशन उन्होंने किए हैं एक डेजर्ट प्लांट ने डेजर्ट में रहने के लिए। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो जो कैक्टस प्लांट होता है वो बहुत ही शाइनी दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक थिक वैक्स लेयर रहती है, एक वैक्सी सब्सटेंस रहता है। कहाँ पर? उसके स्टेम पर और प्लांट पे रहता है। क्यों? ताकि अगर वहाँ से भी, स्टेम से भी अगर थोड़ा थोड़ा पानी जा सकता होगा तो हमें वो भी रोकना है। हम कितना मिनिमम वाटर लॉस कर सकते हैं, वो सारे एडेप्टेशन एक डेजर्ट प्लांट करता है। ठीक है, इसे हम एक बार देखते हैं कि क्या एक्चुअली सारा प्रोसेस हुआ। पहला, जो रूट्स थी वो डीप पेनिट्रेट की सॉइल के अंदर, ताकि अगर डीप में भी कहीं पानी है तो जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अभी वाटर लॉस कैसे हो रहा था? थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो हमने क्या किया? लीव्स को मॉडिफाइड कर दिया, उन्हें कांटे बना दिया या लीफलेस हो गया। और जो फोटोसिंथेसिस का काम था या फूड प्रिपरेशन, फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, ये सब किसने किया? स्टेम ने किया। आप देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया। तो बबूल में भी कांटे होते हैं और जो उसकी लीव्स होती हैं
उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, वो छोटी छोटी होती हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मिनिमम हो जाए और वाटर लॉस नहीं हो पाए। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा कि डेजर्ट प्लांट्स में एडेप्टेशन कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन, यानी वो प्लांट्स जो स्नोई रीजन में रहते हैं, यानी जहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है, वहाँ के प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन हुए हैं। तो वहाँ के प्लांट्स ने क्या किया है कि अपना जो शेप है वो कॉनिकल कर दिया है, मतलब जो ब्रांचेस हैं उनकी स्लोपी रहती है, यानी नीचे की ओर झुकी हुई रहती हैं। ठीक है, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, पेंटिंग या ड्राइंग भी किया होगा, तो जो क्रिसमस ट्री का शेप रहता है वो क्या है, स्नोई रीजन का ही प्लांट है ना। तो उन जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे देवदार, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर पाइन ट्री भी होता है। ये सारे क्या रहते हैं, मेनली वहाँ कोनिफर्स रहते हैं जो प्लांट्स वहाँ पे हमें मिलते हैं। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, हेवी स्नोफॉल हो रहा है, तो कोनिकल शेप की वजह से क्या होता है, जो स्नो होती है वो स्टोर नहीं होती है और नीचे गिर जाती है, जिससे प्लांट की लीव्स कुछ भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट जैसा उनमें कोई वैक्सी लेयर नहीं हो रही है कि जो उसको प्रोटेक्ट रखेगा स्नो से भी। तो उन्होंने अपना शेप ऐसा रख दिया है कि अगर स्नोफॉल होता भी है तो कोई भी स्नो पेड़ पे अटकती नहीं है और ज़मीन पर गिर जाती है। अभी आपको स्क्रीन पर उसकी लीव्स दिख रही होंगी, देखिए उसका लीव्स का भी कैसा शेप है कि जो उसका लीफ ब्लेड है वो बहुत ही छोटी है, ऐसी राउंडेड शेप में रहता है। तो जो वो भी आप स्नो को किसी भी तरह से कलेक्ट नहीं करता है, यानी जो भी स्नोफॉल होना है वो नीचे गिर जाएगा और जो प्लांट रहता है वो सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, फिर जो बार्क होती है ट्री की, बार्क क्या होता है, जो एक प्लांट रहता है जब वो बड़ा होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आप देखेंगे जो ग्रीन स्टेम रहता है ट्री का, वो जब भी प्लांट बड़ा होता है तो ब्राउन कलर का एक हार्ड कवरिंग उस पर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। तो ये जो स्नोई रीजन के ट्रीज़ होते हैं, इनकी जो बार्क होती है वो भी थिक होती है। क्यों, ताकि जो इतना ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, उस ठंड में वो सर्वाइव कर पाए। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है कि जो बार्क है वो उनकी ठीक रहती है। इस तरह अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किस रीजन में रहते हैं, अकॉर्डिंगली वो एडेप्टेशन करते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट है, आपने भी देखा होगा कि बहुत ही डेंस होता है, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के ट्रीज़, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स सब हमें देखने को मिलते हैं ना। वो एरिया इतना डेंस होता है कि जो सनलाइट है वो कई बार ज़मीन तक आ ही नहीं पाती है। तो सनलाइट के लिए जो सारे प्लांट्स रहते हैं उनमें कंपटीशन चलता है। तो जो ट्रीज़ होते हैं, अब किस तरह के अडेप्टेशन हुए देखिए, जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं, उनका काफ़ी हाइट होता है, वो ऊंचे ऊंचे जाते हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिल सके। ठीक है, और जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो वाइन्स होती हैं, वो भी उन ट्रीज़ को पकड़कर काफ़ी हाइट तक चली जाती हैं ताकि उन्हें भी सनलाइट मिल सके। तो इस तरह वहाँ पर किस तरह के लिए अडेप्टेशन है, वहाँ पर एयर है, वहाँ पर सॉइल है, वहाँ पे वाटर, वहाँ पर सब है। वहाँ पर किस चीज़ के लिए कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पर कमी है सनलाइट की, क्योंकि इतना डेंस है कि जो नीचे वाले पौधे हैं, नीचे वाले प्लांट्स हैं, उन तक सनलाइट कई बार नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर उन्हें काफ़ी हाइट तक जाना पड़ता है कि उन्हें सनलाइट मिल जाए। ओके, तो जो क्लाइंबर्स और वाइन्स होते हैं, मैंने बोला काफ़ी ऊंचे तक चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर जो उनके स्टेम होता है उनमें एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है कि जो उनके स्टेम है ना, उसमें एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है। जो वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक टेंड्रिल है। अब ये किस तरह से आगे बढ़ने में हेल्प करता है पौधे को, तो ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जो सराउंडिंग में ट्रीज़ हैं या जो ब्रांचेस हैं वो उनको होल्ड करता है और स्प्रिंग के जैसे उनसे ग्रिप बनाता है, और जो मेन स्टेम है क्लाइंबर का वो आगे आगे बढ़ते जाता है, ऊंचा ऊंचा बढ़ते जाता है उस प्लांट के साथ। तो इस तरह से जो हमें एडेप्टेशन देखने को मिलेगा वो होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो भी ऊंचे जाते हैं, और जो क्लाइंबर्स होते हैं, वाइन्स होते हैं, वो भी ट्रीज़ का सपोर्ट लेके ऊंची हाइट तक जाते हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिल सके। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। तो जो ग्रासलैंड प्लांट्स होते हैं
उनमें किस तरह के एडेप्टेशन होते हैं वो हम देखेंगे। वहाँ पर हमें क्या दिखता है, वहाँ हमें वैरायटी ऑफ बुशेस और ग्रासेस दिखाई देती हैं और उनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट होती हैं। फाइब्रस रूट क्या होता है वो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इस तरह की रूट्स होती हैं। इस तरह की रूट्स मेनली क्या करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, अब जो ग्रासलैंड इक्वेटोरियल रीजन में है, इक्वेटोरियल रीजन यानी जो इक्वेटर है उसके आसपास के रीजन के जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, इतनी ऊंची होती हैं कि वहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, डियर ये सब छुप जाते हैं और वहाँ रहते हैं। ये वाइल्ड ग्रासेस रहती है, ग्रासलैंड मीन्स वहाँ पर वाइल्ड ग्रासेस रहती है, बहुत ऊंची ऊंची रहती है। तो वो छुपने से क्या होता है, जो प्रेडेटर है वो छुप के शिकार करता है, नहीं अपने लिए खाना ढूंढता है, और जो प्रे रहता है वो छुप के अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। खैर ये सब हम देखेंगे जब हम एडेप्टेशन इन एनिमल्स में आएंगे। अभी हम वापस आते हैं ग्रासलैंड पे। तो यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं वो कैसी होती हैं, वेरी टॉल होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। और वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, टाइगर, डियर, एलिफेंट, ज़ेब्रास, इस तरह के एनिमल्स हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। और जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ की जो ग्रास होती है वो बहुत छोटी होती है, वेरी शॉर्ट ग्रासेस वहाँ हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हमें कैसे एनिमल्स मिलते हैं, वहाँ हमें रैबिट्स देखने को मिलते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और जो हिली एरियाज़ हैं या प्लेन्स हैं वहाँ पे हमें वास्ट मीडोज़ देखने को मिलते हैं। मीडोज़ भी क्या होता है, मीडोज़ भी होता है जहाँ पर घास का मैदान ही होता है, वो बड़ा सा है ना, उसे हम मीडोज़ कहते हैं। तो जो प्लेन एरियाज़ हैं मीडोज़ होते हैं वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए वो यूजुअली काम में आता है ना। तो जो हम कहते हैं जिसे ग्रासलैंड्स, वो एक्चुअली वहाँ पे वाइल्ड ग्रासेस पाई जाती है, और जो मीडोज़ होते हैं वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स को हम ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आपको ग्रासलैंड में किस तरह के अडेप्टेशन हुए कि वहाँ ग्रासेस होती है, बुशेस होती है, कैसी होती है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ऊंची होती है, कोल्ड रीजन में छोटी होती है, वहाँ किस तरह के एनिमल्स होते हैं, और उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी फाइब्रस रूट्स होती हैं क्योंकि वो काफ़ी वास्ट हैं। वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर तेज़ बारिश होती है या तेज़ हवा आती है तो वो मिट्टी को रोक सके बहने से ना, नुकसान जाने से। जो टॉप ह्यूमस लेयर होती है जो हमने पढ़ा है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो ग्रासेस होती हैं या ग्रासलैंड के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस होती है। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिशन को पाने के लिए प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं वो हम देखते हैं। इन जनरल जो हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और जिससे वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर पाते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पैरासिटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि डोडर होता है जिसे हम कैस्कटा भी कहते हैं। उस प्लांट का आप देखेंगे ना तो उसकी बॉडी वो कंसिस्ट होती है बिल्कुल येलो वायर लाइक स्टेम्स से। आप उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ येलो कलर का वायर किसी प्लांट के ऊपर पूरा फैल गया है या बिछा दिया है। वो लीफलेस होता है ना, एक तो लीफलेस है, ऊपर से येलो कलर का है। अब वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा, वो खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो वो पैरासिटिक रहता है, मतलब वो किसी और प्लांट के ऊपर पूरा फैल जाता है। और जो उसकी रूट्स होती हैं, रूट्स कैसी होती हैं, उसकी हॉस्टोरियल रूट्स होती हैं, ठीक है, सकिंग रूट्स होती हैं। तो उसकी रूट्स जो होस्ट प्लांट है उसके कंडक्टिव वेसल्स के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाती है और वहाँ से उस होस्ट का खाना पानी सब ले लेती है, और वो जो होस्ट प्लांट रहता है ना वो पूरा सूख जाता है, और जो अपना डोडर का प्लांट है वो उससे उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। अब कंडक्टिंग वेसल्स क्या होती है, वैसे तो आपको पता होगा पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम जो रूट्स से पानी लेकर जाते हैं ना, पूरे प्लांट के पार्ट्स में लेके जाता है, और फ्लोएम क्या होता है, जो लीफ खाना बनाती है उसे वो पूरे प्लांट में कंडक्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम खाना और पानी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उन्हें मिला के हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग वेसल्स कहते हैं। तो इन वेसल्स में जो उसकी रूट्स हैं वो डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं और न्यूट्रिशन ले लेती हैं, ठीक है। फिर एक प्लांट होता है जिसे हम फंजाई कहते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है।
फिर अब वो न्यूट्रिशन कैसे ले, उसमें क्या अडेप्टेशन हुए, तो वो क्या करते हैं कि उनमें रूट लाइक फाइबर्स होते हैं, तो वो ब्रेड पर, चपाती पर जो स्टार्ची फूड रहता है ना, या लेदर आइटम्स रहते हैं जैसे लेदर पर्सेस, लेदर शूज़, तो इनके ऊपर वो ग्रो करते हैं और वहाँ से वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं, जो फूड है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं उन सभी को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम्स, इस तरह सबकी ज़रूरत रहती है अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन जहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन डिफिशिएंसी होती है, मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर आप देखेंगे ड्रोसेरा, जिसे हम सनड्यू भी कहते हैं, क्योंकि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ओस की बूंदें कुछ उस पर जमी हुई है किसी पौधे पर, इसलिए इसका नाम सनड्यू भी है। और विनस फ्लाई ट्रैप होता है या पीचर प्लांट एट्सेट्रा, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने नाइट्रोजन डिफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ही कलरफुल होते हैं, जिसे देखकर जो इंसेक्ट्स होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं या फ्लाइज होती हैं, और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही वो अट्रैक्ट होके उन प्लांट्स के पास आते हैं वो उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और खा जाते हैं। इस तरह से वो अपने नाइट्रोजन की नीड को फुलफ़िल करते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन के लिए भी कितने प्लांट्स में कितने सारे एडेप्टेशन हैं। तो वही फिर हम आएंगे जो साइंटिस्ट डार्विन ने हमें कहा था कि वही जीवित रहेगा, वही सरवाइव करेगा जो फिट है ना। तो अपने को सरवाइव करने के लिए, वो लोग फिट रखने के लिए इतने एडेप्टेशन किए हैं जिससे वो सरवाइव कर पाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स, की उन लोगों में भी सर्वाइवल के लिए किस तरह से एडेप्टेशन है। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके 7th के फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं कल फिर आपसे। बाय।